अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम एक और नए टॉपिक के साथ आए हैं, दैट इज़ एक्स रेज एंड एटॉमिक नंबर। अब एक्स रेज को डिस्कवर किया था रोएंटजन नामी साइंसदान ने। तो एक्स रेज का दूसरा नाम रोएंटजन रेज है, वाई? बिकॉज ऑफ द डिस्कवरर। दूसरा, एक्स रेज को एक्स रेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब ये रेज डिस्कवर हुई तो पता नहीं था कि ये कौन सी रेज हैं। और आमतौर पे मैथमेटिक्स में हम जिस चीज़ का पता नहीं होता हम उसे क्या सपोज करते हैं? एक्स रेज। ठीक है। और एक्स रेज क्या हैं? ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। ये कब प्रोड्यूस होंगी? जब आप डिस्चार्ज ट्यूब में के अंदर हाईली एक्सेलरेटेड कैथोड रेज स्ट्राइक करवाएं किसी टारगेट मटेरियल एनोड के ऊपर, और वो आप कोई मेटल लें, हैवी एलिमेंट लें, तो क्या होगा, उस मेटल से, उस टारगेट मटेरियल से कुछ रेज निकलेंगी, तो उन रेज को कहा जाएगा एनोड, और ये एक्स रेज। ठीक है। अब इसका हम डायग्राम बनाते हैं। ये है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ये हमारा, ये समझ लें कि टारगेट है, दैट इज एनोड, राइट, और ये है कैथोड। ठीक है। अब इस कैथोड से ये रेज निकलेंगी। ठीक है। दीज रेज, कैथोड रेज हाईली एक्सेलरेटेड, ये जाके इस टारगेट से कोलाइड करेंगी। तो क्या होगा, यहां से कुछ रेज निकलेंगी जो पहले पता नहीं था जिनके बारे में, तो इन रेज को नाम दिया जाएगा किसका? एक्स रेज का। ठीक है। तो एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड व्हेन रैपिडली मूविंग इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद हैवी मेटल एनोड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है। और जाहिर सी बात है, ये से टकराएंगे तो यहां से एक एनर्जी रिलीज होगी, और वो एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की सूरत में। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की सूरत में, तो इस वजह से इसे क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये रेडिएशंस हैं। और जैसा कि एज दीज रेज वर अननोन प्रीवियसली, ये पहले पता नहीं था कि कौन सी रेज हैं, तो इस वजह से इन रेज को नाम क्या रखा गया? एक्स रेज। और ये डिस्कवर किसने किया था? रोएंटजन ने। तो इस वजह से इसे क्या कहेंगे हम? रोएंटजन रेज। अब यहां आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि सर ये एक्स रेज प्रोड्यूस कैसे हुई? ये ठीक है, ये प्रोड्यूस कैसे हुई? तो इसको समझने के लिए आप देखें, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में ये शेल्स हैं। ठीक है। वेरियस शेल्स आपको पता है। ये पहला शेल होगा के, ये के, ये एल, ये एम। हर किसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि हाउ दीज रेज आर प्रोड्यूस्ड। अब होता क्या है कि ये जो कैथोड रेज आ रहे हैं, ये क्या करेंगे? दे विल नॉक आउट द इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करके निकाल देंगे। अब इलेक्ट्रॉन जब नॉकआउट करके निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? यहां एक डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, एक किस्म का खाल, एक किस्म का गैप क्रिएट हो जाएगा। तो ये जब डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाएगी, मींस अगर ये के शेल वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, ठीक है, इफ द इलेक्ट्रॉन ऑफ के शेल इज रिमूव्ड, ठीक है, के शेल वाला इलेक्ट्रॉन अगर रिमूव हो गया तो क्या होगा? यहां एक किस्म की वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी, गैप क्रिएट हो जाएगा। तो इस गैप को फिल करने के लिए क्या करेगा? एल के इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एम के इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और अगर मैं दूसरा शेल बनाऊं तो के एल एम एन के इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो क्या होगा? जब हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी क्या होगी? रिलीज होगी। एक्साइट हाई स्टेट से लो स्टेट में आएगा तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगी। तो ये जो रिलीज्ड एनर्जी है, दैट रिलीज्ड एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज। ठीक है। ये रिलीज एनर्जी किस फॉर्म में निकलेगी? ये रिलीज एनर्जी निकलेगी किस फॉर्म में?
एक्स रेज की फॉर्म में। ठीक है, समझ में आई बात या कोई कंफ्यूजन है? और यहां देखें एक्स रेज कैसे प्रोड्यूस हुए, दोबारा समझें। ये जो टारगेट मटेरियल हमने एनोड बनाया हुआ है, इस पे कैथोड रेज ने आके स्ट्राइक किया, तो कैथोड रेज में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इन एटम्स से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करेंगे, रिमूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन इनर शेल से इजेक्ट हो गए तो क्या होगा कि उन इनर शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स के निकलने की वजह से इनर शेल में एक किस्म का गैप क्रिएट हो जाएगा। उस गैप को कौन फिल करेगा, उस गैप को फिल करेंगे आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसे ही आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स जंप करेंगे इनर शेल्स इलेक्ट्रॉन में, तो क्या होगा, दे हैव टू लूज देयर एनर्जी, उनको अपनी एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। और ये एनर्जी किस सूरत में लूज होगी, ये एनर्जी लूज होगी इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज। ठीक है, तो heavy target material energy is released in the form of electromagnetic radiations, और ये radiations क्या हैं, एक्स रेज हैं। क्यों, क्योंकि ये previously unknown थे। ठीक है, और रोएंटजन रेज भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इनको डिस्कवर किया था रोएंटजन ने। इसके बाद इसके ऊपर जो सिस्टमैटिकली और कॉम्प्रीहेंसिवली जो काम किया था, वो कॉम्प्रीहेंसिवली काम किया था मोज़ले, हेनरी मोज़ले नामी साइंसदान ने। उसने क्या किया कि ये जो एनोड बनाया था एज अ टारगेट, यहां इसने 38 एलिमेंट्स को रखा। मींस एक एलिमेंट रखा, फिर उसका एक्सरे देखा, दूसरा एलिमेंट रखा, फिर उसका एक्सरे देखा, तीसरा एलिमेंट रखा, फिर उसका एक्सरे देखा। चलते चलते एल्यूमिनियम से गोल्ड तक 38 एलिमेंट्स को इसने यहां देखा, और उन एलिमेंट्स के क्या इसने नोटिस किए, एक्स रे नोट किए। और आपको पता है कि दीज रेज आर हाईली पेनिट्रेटिंग, दे कैन पास थ्रू ह्यूमन फ्लैश। तो इस वजह से इसको मेडिकल पर्पस में डायग्नोस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, समझ गए बात को? तो मोज़ले ने इसके ऊपर सिस्टमैटिकली काम किया, और मोज़ले ने कितने एलिमेंट्स को एज अ टारगेट यूज किया, 38 एलिमेंट्स को। कहां से कहां तक, एल्यूमिनियम से गोल्ड तक। ठीक है, ये मैं आपको जो बातें बता रहा हूं, कुछ हमारे बुक से रिलेटेड है, कुछ दूसरे बुक से रिलेटेड है। अब मोज़ले ने क्या ऑब्जर्व किया, मोज़ले ने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो लाइंस हैं दो ग्रुप्स में आती हैं, एक के सीरीज, दूसरी एल सीरीज। के सीरीज की वेवलेंथ कम है, तो वेवलेंथ कम है तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी ज्यादा है, क्योंकि वेवलेंथ और एनर्जी में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। और एल सीरीज लॉन्गर वेवलेंथ है, लॉन्गर वेवलेंथ है तो इसका मतलब क्या है, इसकी एनर्जी कम है। अब के सीरीज क्या है, एल सीरीज क्या है, दोबारा हम आते हैं अपने डायग्राम की तरफ। ये देखो, ये न्यूक्लियस है, ये के शेल, ये एल शेल, एम शेल, एन शेल। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब हर किसी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एवरी सीरीज मस्ट कंटेन इलेक्ट्रॉन्स, एवरी शेल रादर आई वुड से। ठीक है, हर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर समहाउ के में डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाए, ठीक है, एक्स रेज कैसे जनरेट होते हैं, कैथोड रेज जाके टकराएंगे, इनर शेल में से इलेक्ट्रॉन कोई नॉकआउट हो जाएगा, उस इलेक्ट्रॉन को फिल करने कहां से आएंगे, आउटर शेल से, तो एनर्जी रिलीज करेंगे, दैट इज इन द एक्स रे। अगर के शेल वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो उसको फिल करने के लिए कहां से आएंगे, एल से आएंगे, कहां से आएंगे, एम से आएंगे, कहां से आएंगे, एन से आएंगे। तो कहीं से भी अगर आए, कहां, के में, तो जो सीरीज जनरेट होगी उस सीरीज का नाम है के सीरीज। समझ गए बात को? मींस के की वैकेंसी के की वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए जो एनर्जी रिलीज होगी या जो लाइंस आएंगी वो के सीरीज आएंगी। और के सीरीज में भी फर्दर अगर बिल्कुल नियर से आया है तो के अल्फा बन जाएगा। जैसे अगर एल से आ गया तो इसे कहा जाएगा के अल्फा। ठीक है, अगर एम से आ गया तो इसे क्या आ जाएगा, के बीटा, सो ऑन। ठीक है, सेम केस अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन है एल का, ये रिमूव हो जाए
तो m वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए तो इसको l वाला इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो इसको बाहर से फिल करने आएंगे। तो याद रखें जिसकी वैकेंसी को फिल करने आएंगे सीरीज का नाम होगा उससे। अगर k की वैकेंसी को फुल करने आए हैं तो k सीरीज, l की वैकेंसी को फिल करने आए हैं तो l सीरीज। सेम केस अगर l के बिल्कुल नियर से आया, l का बिल्कुल नियर कौन है, m, तो इसको कहा जाएगा l अल्फा सीरीज। ठीक है। और अगर एक गैप से एक छोड़ के आया है IL में तो L सीरीज बन गई, बिल्कुल क्लोज तो अल्फा, एक छोड़ के तो L बीटा। तो ये उसने दो ऑब्जर्व की कि दो सीरीज हैं, एक K सीरीज जिसकी कम वेवलेंथ है, L सीरीज जिसकी ज्यादा वेवलेंथ है। कम वेवलेंथ है तो इसका मतलब एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा वेवलेंथ है तो इसका मतलब एनर्जी कम है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब इसने टारगेट मटेरियल हर किसी को रखा, ठीक है, एलिमेंट चेंज करता गया, टारगेट चेंज करता गया, तो इसने देखा कि वेवलेंथ रेगुलरली डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब वेवलेंथ और एटॉमिक नंबर में हम कह सकते हैं कि देयर इज अ इनवर्स काइंड ऑफ रिलेशन। एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, वेवलेंथ ऑफ द इमिटेड एक्स-रे डिक्रीजेस। तीसरा, इसने एक फार्मूला दिया, मैथमेटिकल फार्मूला कि स्क्वायर रूट ऑफ न्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है, z क्या है, एटॉमिक नंबर है, a प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और b स्क्रीनिंग कांस्टेंट है फॉर मेटल्स, फॉर एलिमेंट्स। ठीक है, ये चार चीजें हैं और ये मोजले लॉ की इक्वेशन है। अगर हम देखें तो यहां से a और b क्या है, कांस्टेंट, इनको उठा दें तो बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास, न्यू अंडर रूट न्यू इज इक्वल टू कांस्टेंट z। अगर हम इस न्यू और z के बीच में रिलेशन प्योरली मालूम करना चाह रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो इसका स्क्वायर करने से इसका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहां स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात या नहीं? ये भाई कांस्टेंट है ना दोनों, बोथ दीज आर कांस्टेंट्स। तो हम कह सकते हैं कि न्यू कांस्टेंट z। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी और ये हटाएंगे तो ये यूं हो जाएगा, न्यू प्रोपोर्शनलिटी टू z। और सेम केस अगर हम ये अंडर रूट खत्म करना चाहें तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग। व्हाट डू वी डू, स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करेंगे हम तो क्या होगा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर। तो ये ही है मोजलेज लॉ कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स-रे स्पेक्ट्रल लाइन वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, मींस एटॉमिक नंबर, ये जो वेव फ्रीक्वेंसी है इसका डायरेक्ट रिलेशन है किससे, स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर से। समझ में आ गई बात या इसमें कोई कंफ्यूजन है? और सेम केस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो आपको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में भाई कौन सा ग्राफ आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में यू विल फाइंड अ स्ट्रेट लाइन, तो यहां पर भी ग्राफ कौन सा आएगा, स्ट्रेट लाइन। अब इस लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है कि इस लॉ की मदद से जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स कुछ फिट नहीं हो रहे थे वो करेक्टली फिट हो गए, जैसे पोटेशियम, आर्गन, निकल, कोबाल्ट, पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन फिट आ गई। और इस कानून की मदद से नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, जैसे टीसी जिसका एटॉमिक नंबर 43 है, पीआर 59, रोडियम RH 45। तो ये वो एलिमेंट्स थे जिनका डिस्कवरी मुमकिन हुई। और उसके अलावा जो रेयर अर्थ्स हैं, रेयर अर्थ्स किसे कहते हैं, ये आपके लिए असाइनमेंट है, आप मुझे बताइएगा, तो उनके एटॉमिक नंबर भी डिस्कवर हो सके। अब यहां हम डिस्कस कर रहे हैं भाई एटॉमिक नंबर, तो हम समझना चाहेंगे कि एटॉमिक नंबर आखिर है कौन सी बला का नाम। तो एटॉमिक नंबर को जाहिर करते हैं हम Z से, और ये क्या है, ये है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को क्या कहा जाएगा, एटॉमिक नंबर। तो हम कह सकते हैं जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना न्यूक्लियर चार्ज होगा। तो इट कैन बी अ न्यूक्लियर चार्ज। सेम केस
अगर एटम न्यूट्रल है तो न्यूट्रल एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटॉन्स। तो अगर आप इलेक्ट्रॉन कहोगे तो आगे आपको लिखना पड़ेगा कि इन अ न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम में। उसके बाद एक टर्म है हमारे पास न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के कहा जाता है न्यूक्लियॉन्स, या हम ये कह सकते हैं कि पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। और मास नंबर किसे कहते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज मास नंबर्स, ठीक है, बल्कि सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, गलत हो गया, सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज मास नंबर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के सम को क्या कहा जाएगा, मास नंबर कहा जाएगा, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली क्या कहा जाएगा, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। तो हम ये बना सकते हैं कि A इज इक्वल टू Z प्लस N। A क्या है, मास नंबर, Z क्या है, एटॉमिक नंबर, N क्या है, न्यूट्रॉन्स। अगर यहीं से हम न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना चाहें तो न्यूट्रॉन किसके बराबर होगा, A माइनस Z, ठीक है। और याद रखें कि एक एटम को दूसरे एटम से डिस्टिंग्विश करने वाला कौन सी टर्म है, एटॉमिक नंबर, नॉट द मास नंबर, नॉट द एटॉमिक मास, ठीक है। और सिंबॉलिकली हमारे पास हो सकता है कि जैसे हमारे पास कोई सिंबल X है तो नीचे एटॉमिक नंबर लिखा जाएगा, ऊपर मास नंबर लिखा जाएगा। जैसे हम लिखते हैं कि भाई सोडियम 1123, तो मीन्स Z इसका 11 है, A इसका 23 है, और इसमें अगर न्यूट्रॉन्स मालूम करना चाहें तो A माइनस Z मीन्स 23 माइनस 11 इज इक्वल टू 12। तो 12 इसमें क्या हो गए, न्यूट्रॉन्स हो गए। तो आज हमने डिस्कस किया एक्स रेज और एटॉमिक नंबर। एक्स रेज को किसने डिस्कवर किया था, रोएंटजन ने। फिर इसके ऊपर काम किसने एक्स्ट्रा प्लॉट किया था ज्यादा, मोज़ले, हेनरी मोज़ले, ठीक है। आप इसको नोट करें तो फिर हम इसके कुछ एमसीक्यूज करते हैं। तो हमने कुछ एमसीक्यूज लिखे हैं, एक्स रेज और एटॉमिक नंबर वाला टॉपिक है, ठीक है। पहला है फोटोग्राफ मेड विद एक्स रेज आर नोन एज। जो एक्स रे से फोटोग्राफ लिया जाता है उसका नाम है रेडियोग्राफ। और आपने अगर देखा होगा, बल्कि देखेंगे लम्स में जाएंगे तो एक्सरे वाले डिपार्टमेंट को रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट कहा जाता है, माना वहाँ पे वो रेडियो चला के सुनते हैं, सही। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एक्स-रेज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो इसे कहा जाता है एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखें, एक्स रेज आर ऑल्सो नोन एज डैश रेज। अब एक्स रेज को दूसरा क्या कहा जाता है, रोएंटजन रेज। वाई? बिकॉज इट वाज डिस्कवर्ड बाय रोएंटजन। नेक्स्ट देखें, कैरेक्टरिस्टिक एक्स रेज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड्स Z, या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टारगेट्स Z, या टेम्परेचर ऑफ द ट्यूब, या नन ऑफ दीज। तो अब मैंने आपको बताया था कि जो भी एक्सरे निकलते हैं वो जिस टारगेट जो हमने बनाया है हुआ है उस पर डिपेंड करता है, तो दैट इज ऑप्शन बी। नोट करने इसको, हो गया। अगला सवाल देखें, मोज़ले's लॉ हेल्प्ड अस टू डिस्कवर। मोज़ले लॉ ने किसको डिस्कवर करने की कोशिश की हमें, दैट इज TC, टेक्नीशियम। What is the source of X-ray photon in the tube? X-ray photon में या X-ray photon का ट्यूब में कौन सा सोर्स है? तो आपको याद होगा कि यहाँ से कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे, किससे टकरा रहे थे, टारगेट से। वो टारगेट क्या था, एनोड, दैट इज एनोड, ठीक है। अगला सवाल देखें, डैश हैव प्लेड अ वाइटल पार्ट इन डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर एट सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल पे जो स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई की है वो बीटा से, अल्फा से, एक्स से, या किसी से भी नहीं, तो दैट इज बाय एक्स रेज। नोट करें,
ठीक है, सिंपल से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं और ये टोकन क्वेश्चंस कहलाते हैं, ये आ जाएंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो आपको जवाब इनका आना चाहिए। ठीक है, व्हेन द डेफिशिएंसी ऑफ के शेल इज फुलफिल्ड बाय आउटर शेल्स इट गिव्स, मींस के में गैप क्रिएट हो जाए, उस गैप को फिल करने के लिए अगर बाहर से कोई आएगा तो जो सीरीज बनेगी उस सीरीज को कहा जाएगा के सीरीज। सेम केस अगर एल में कोई गैप फिल करने के लिए आता है तो एल सीरीज। क्लोज है बिल्कुल तो अल्फा एक का गैप है तो बीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, तो शॉर्टर वेवलेंथ किसकी होगी, शॉर्टर वेवलेंथ का मतलब ग्रेटर एनर्जी, तो के सीरीज की सबसे शॉर्टर वेवलेंथ होगी तो मींस ग्रेटर एनर्जी होगी। ठीक है, द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एटॉमिक नंबर जो मोज़ले ने दिया था वो क्या था, अंडर रूट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए माइनस जेड, तो दैट इज ऑप्शन बी। सेम केस ए और जेड में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन, तो अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ प्लॉट करने से क्या आएगा, कौन सी लाइन आ गई, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हो गया नोट। नेक्स्ट देखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Mg12 चार्ज 2+ है 24। अब देखो 2+ का मतलब क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर दिए, पहले 12 थे 2 लॉस कर दिए तो अब कितने रह जाएंगे 10। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, अब देखो प्रोटॉन्स चार्ज -2 है तो याद रखो लॉस और गेन सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन वही रहते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 8, तो इसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे 8। अगला देखो, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन प्लस चार्ज है, याद रखो चार्ज प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को असरअंदाज नहीं करती, तो देखें न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, 39 में से 19 माइनस करोगे तो 39 में से 19 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 20। आगे देखें, इफ एन एटम आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन्स इट्स एटॉमिक नंबर, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर करने के बाद उसके 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इफ ए न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल कर दें तो बात वाज़ेह हो जाए। ठीक है, यहां भी न्यूट्रल एटम था, 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्वायर किए तो 18 हो गए, इसका मतलब पहले उसके पास 16 थे तो इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 16। नेक्स्ट देखो, लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन तो 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इसका मतलब पहले उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे 19, तो उसका एटॉमिक नंबर भी कितना होगा 19। तो आई होप आपको ये एक्सरेज और एटॉमिक नंबर वाले लेक्चर समझ में आया होगा और हमने इसमें वैरायटी ऑफ एमसीक्यूज किए हैं, कुछ थोड़े सिंपल से भी थे, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल भी और थोड़े से कुछ कैलकुलेशन बेस्ड भी। इसको नोट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।